गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल जियो वल्कनों पर। और मैं हूं आपका साथी लोकेश प्रजापति। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 भूगोल चैप्टर 3 और जिसमें हम पढ़ रहे थे जनसंख्या संगठन के महत्वपूर्ण सूचक, जिसमें हमने अब तक लिंग संगठन, आयु संगठन और अब हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने अभी तक लिंग संगठन पढ़ लिया है। इसका तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में पुरुष और स्त्रियों की संख्याओं के अनुपात को जानना। उसके बाद हमने पढ़ा आयु वर्ग संगठन, जिसका तात्पर्य है विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्याओं के बारे में जानना या उसको प्रदर्शित करना। अब हम पढ़ रहे हैं आयु लिंग जो संगठन या आयु लिंग संरचना। इसका तात्पर्य क्या है? विभिन्न आयु वर्ग के पुरुष और स्त्रियों की संख्याओं के अनुपात को हम आयु लिंग संरचना कहते हैं। स्टूडेंट, याद रखना आयु संरचना और आयु लिंग संरचना में क्या अंतर है। आयु संरचना का मतलब है विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्याओं को प्रदर्शित करना, लेकिन यदि विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्याओं में पुरुष और स्त्रियों की संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम आयु लिंग संरचना कहते हैं। और इस संरचना को हम एक पिरामिड के द्वारा दर्शाते हैं, जिसे हम जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आयु लिंग संरचना, जिसमें हम अब पढ़ रहे हैं आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड जो हमारी किताब में दे रखे हैं, वहां पर 3 पिरामिड के बारे में बताया गया है। पहला है विस्तारित होती जनसंख्या, दूसरा है स्थिर जनसंख्या और तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या। तो स्टूडेंट, या तो जनसंख्या किसी देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है या जनसंख्या उस देश में ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, स्थिर है, और या फिर जनसंख्या क्या हो रहा है वहां पर उस जनसंख्या का ह्रास हो रहा है। तो ये 3 प्रकार के जो पिरामिड बनते हैं उनको हम आज के टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विस्तारित होती जनसंख्या, यानी जनसंख्या का विस्तार हो रहा है। कहने की बात यह है कि वहां पर एक जनसंख्या बहुत ही विशाल रूप में पाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस पिरामिड को समझने से पहले हम एक पिरामिड का नॉर्मल जो गुण है वो समझ लेते हैं। जब भी हम आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड बनाएंगे तो उसमें हम जो अपने दाहिने तरफ है, अगर हम इस तरह से पेश कर रखे हैं तो दाहिने तरफ यानी कि राइट हैंड पर हम फीमेल लेंगे और जो लेफ्ट हैंड पर है हम मेल को प्रदर्शित करेंगे। आप किसी पिरामिड में देख लीजिए, यहाँ पर रेड कलर में हमने फीमेल को और ग्रीन कलर में हमने मेल को दर्शाया है। तो हमेशा राइट साइड में फीमेल, क्योंकि फीमेल इज ऑलवेज राइट, और बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट तरफ हम मेल को रखेंगे। अब बात करते हैं हम विस्तारित होती जनसंख्या की। तो सबसे पहले विस्तारित होती जनसंख्या में क्या है, इसमें विस्तृत आकार का त्रिभुजाकार पिरामिड बनता है। देखिए आपको दिखा होगा त्रिभुजाकार, इसमें जो पिरामिड बनता है ये तो बड़े आकार का बनता है और किस आकार का बनता है, त्रिभुजाकार पिरामिड बनता है। तो त्रिभुजाकार पिरामिड विस्तारित होती जनसंख्या में बनता है। यह जो पिरामिड है या ये जो जनसंख्या है वो कहाँ मिलती है, अल्प विकसित देशों में मिलती है, जो कि देश विकासशील में भी कम विकसित है, बहुत कम विकसित है, जैसे कि नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको। इन देशों में जो जन्म दर है वो काफी उच्च होती है और साथ में क्या होता है, मृत्यु दर भी काफी उच्च होती है, लेकिन फिर भी इनकी जनसंख्या बहुत ही विशाल रूप में पाई जाती है। दी गई अवधि में उच्च जन्म दर है और उच्च ही क्या है, मृत्यु दर है। जन्म दर इसलिए है क्योंकि वो देश विकसित नहीं है, इसलिए इतनी शिक्षा नहीं है और विकास नहीं होने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो इसलिए वहां पर मृत्यु दर भी काफी उच्च है। तो इस प्रकार की जनसंख्या है उसका जो पिरामिड है वो त्रिभुजाकार बनेगा। और जैसे यहाँ पर ये पिरामिड दिखा रखा है, ये नाइजीरिया देश का दिखा रखा है, जिसमें एक्स की तरफ हम जनसंख्या का प्रतिशत देंगे और वाई एक्स पर हम क्या लेंगे, आयु वर्ग के वर्ष, मतलब आयु वर्ग है जो कि 0 से 10 ले लें, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से। और ये बीच में 0 है, यहां से लेके यहां तक मेल का है और यहां से लेके यहां तक ये फीमेल का है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 40 है और यहाँ पर मान लीजिए 10 है, तो इसका मतलब 40 आयु वर्ग के कितने मेल हैं, यहाँ पर 10%
मेल है। तो इस प्रकार से हम, ये प्रतिशत में है जनसंख्या और ये आयु वर्ष में है, तो इस प्रकार से हम विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड प्रदर्शित कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं सेकंड की, स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या मतलब आप समझ रहे होंगे, ना तो जनसंख्या बढ़ेगी और ना ही जनसंख्या घटेगी। तो इस प्रकार में जो आकृति बनती है पिरामिड की, वो कैसी है, घंटी के आकार की आकृति है। तो घंटी के आकार की इसमें आकृति बनती है पिरामिड में, जिसका जो शीर्ष है वो शुंडाकार होता है, शुंड की आकृति का होता है। और दी गई अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, इसलिए जनसंख्या कैसी है, स्थिर है। यहाँ पर जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर उच्च है, जनसंख्या विशाल है। यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जनसंख्या स्थिर है। इसका उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया, और ये जो पिरामिड है वो ऑस्ट्रेलिया का ही है, जहाँ दाहिनी तरफ फीमेल है और बाएं तरफ मेल है। तो ये हो गया अपना स्थिर जनसंख्या पिरामिड। अब बात करते हैं अपन ह्रासमान या घटती हुई जनसंख्या का पिरामिड। इसकी बात करें हम तो इसमें जो शीर्ष है वो शुंडाकार है और जो आधार है वो संकीर्ण है। इस प्रकार की जो पिरामिड बनती है ह्रासमान जनसंख्या में, तो शीर्ष होता है, जैसे यहाँ भी शुंडाकार है, यहाँ भी शुंडाकार है, लेकिन जो उसका आधार है वो कैसा है, संकीर्ण। यहाँ पर आधार संकीर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पर आधार कैसा है, संकीर्ण है, सकरा है। और इसमें दी गई अवधि में जो जन्म दर है निम्न में और मृत्यु दर भी क्या है, निम्न। तो इस अवधि में जो जन्म दर है वो क्या है, निम्न है, और साथ में क्या है, मृत्यु दर भी निम्न है। स्टूडेंट याद रखना, पहले उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, फिर जन्म दर कैसी हो गई है, लगभग, और मृत्यु, फिर जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, लगभग लगभग समान है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो जन्म दर भी धीरे धीरे घट रही है और जो मृत्यु दर है वो भी धीरे धीरे घट रही है। तो इस प्रकार के उदाहरण हमको मिलेंगे जापान जैसे विकसित देशों में, जहां पर काफी पढ़े लिखे लोग हैं, काफी विकसित देश है, इस वजह से वहां पर जन्म दर भी निम्न है और काफी स्वास्थ्य सुविधा मिलने की वजह से वहां की मृत्यु दर भी काफी निम्न है। तो इस प्रकार की जो जनसंख्या वाले जो देश है वहां पर जो जनसंख्या वृद्धि है या तो शून्य है या कैसी है, ऋणात्मक है या नेगेटिव है। तो ये जो जनसंख्या पिरामिड जिस देश में पाया जाता है उसका उदाहरण कौन सा है, जापान। तो इस प्रकार से हम तीन पिरामिड की बात कर रहे हैं, विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड, स्थिर जनसंख्या पिरामिड और ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। यहाँ पर आकृति है वो त्रिभुजाकार है, स्थिर जनसंख्या में घंटी के आकार का है लेकिन शुंडाकार है, जबकि ह्रासमान में ये शीर्ष है वो शुंडाकार है और आधार है वो थोड़ा संकीर्ण है। दूसरा अंतर ये अल्प विकसित देशों में मिलता है, जैसे नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको। स्थिर जनसंख्या का उदाहरण कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और जबकि ह्रासमान जनसंख्या उदाहरण कौन है, जापान। यहाँ की बात करें दी गई अवधि में जो जन्म दर है वो काफी उच्च है और मृत्यु दर भी काफी उच्च है, जिसकी वजह से जनसंख्या विशाल है। इसमें देखें तो जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, इसलिए जनसंख्या स्थिर है। जबकि ह्रासमान की बात करें तो यहाँ निम्न जन्म दर है और निम्न ही क्या है, मृत्यु दर है, अतः जनसंख्या वृद्धि कैसी है, शून्य है या ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से हम तीनों में अंतर करके अगर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो हमें ये चीज काफी अच्छी समझ में आएगी और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी काफी क्लियर होंगे। तो एक बार अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आपका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं ग्रामीण और नगरीय संगठन की, जो कि जनसंख्या संगठन का चौथा महत्वपूर्ण सूचक है। ग्रामीण और नगरीय संगठन हम जानते हैं जनसंख्या को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो ग्रामीण और एक नगरीय। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को हम किस आधार पर विभाजित कर सकते हैं, तो वो आधार है निवास। जो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है उसे ग्रामीण जनसंख्या, और जो जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है उसे नगरीय जनसंख्या कहते हैं। तो सवाल ये आता है कि ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने बता रखा है कि ग्रामीण और जो नगरीय जीवन है वो आजीविका यानी कमाने के साधन, और सामाजिक जो दशाएं हैं आसपास की, चाहे सुविधाएं हैं, चाहे कुछ भी चीज है, उसके आधार पर हम इन दोनों में अंतर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें क्या है, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अलग होती है, वहां की सामाजिक दशाएं भी अलग अलग होती हैं और आजीविका या कमाने के साधन भी अलग अलग होते हैं। तो पहला है आर्थिक क्रिया। ग्रामीण जीवन जीने वाले जो लोग हैं वो अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं पर संलग्न होती है। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा मनुष्य प्रकृति से या पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया
करता है, जैसे कि वो कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, आखेट है, भोजन संग्रह है, खनन है। इस सभी क्रियाएं, जो भी चीजें प्रकृति से अन्योन्य क्रिया करे मनुष्य, तो वो कहलाती है प्राकृतिक क्रियाएं। और जो नगरीय जीवन जीने वाले लोग हैं वो गैर प्राथमिक क्रियाएं, यानी कि प्राथमिक क्रियाओं के अलावा जितनी भी क्रियाएं हैं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं, पंचम क्रियाएं, जितनी भी गैर प्राथमिक क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं नगरीय जीवन की अधिकांश जनसंख्या वाले लोग करते हैं। नगरों के अधिकांश जनसंख्या इसी प्रकार की क्रियाएं करते हैं। अब आते हैं अपन ग्रामीण और नगरीय जो जीवन है उसके लिंग संगठन पर, कि ग्रामीण में स्त्री जनसंख्या ज्यादा है कि पुरुष जनसंख्या ज्यादा है, कि शहरी जो क्षेत्र है या नगरीय जो क्षेत्र है वहां पर स्त्री की जनसंख्या ज्यादा है कि पुरुष की जनसंख्या ज्यादा है। तो हम बात करें पहले ग्रामीण जीवन में, तो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश मतलब जो विकसित देश है, जैसे कि यूएसए है, कनाडा है ना, ये जो विकसित देश है, यूरोपीय देश है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ये सभी जो यूरोपीय देश हैं, वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है। देखिए, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो क्या है, विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्र भी काफी विकसित है, वहां पर कृषि क्षेत्र भी काफी विकसित है, तो बड़े बड़े क्या है वहां पर बागान है या बड़े बड़े खेत हैं जहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है, तो वहां पर काफी बड़े क्षेत्र पर कृषि की जाती है विकसित देशों में, और यहाँ पर खेत भी का आकार भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। इसलिए वहां पर ज्यादातर जो कार्य है कृषि का वो मशीनों की सहायता से होता है, और इसलिए ये जो मशीनीकृत जो कृषि वहां पर होती है तो वो कृषि पुरुष प्रधान है कहाँ पर, विकसित देशों में। इसलिए गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो कृषि है वो वहां पर मशीनीकृत है, विकसित है, और यह पुरुष प्रधान कृषि वहां पर मिलती है। इसलिए गांव में, पश्चिमी देशों के गांव में स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज्यादा है। अब बात आती है कि स्त्रियां कम क्यों है, पुरुष तो ज्यादा है पर स्त्रियां कम क्यों है? क्योंकि जो विकसित देश हैं उनके नगरीय जीवन में, जो विकसित देश हैं उनके नगरों में रोजगार के बहुत अवसर मिलते हैं। अतः जो ग्रामीण क्षेत्र की जो स्त्रियां हैं वो रोजगार के जो अवसर हैं उसके मिलने के कारण वे गांव से नगरों की ओर क्या कर जाती हैं, प्रवास कर जाती हैं। तो पश्चिमी देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की जनसंख्या ज्यादा है क्योंकि स्त्रियां गांव से कहाँ गई है, शहरों में, कारण नगरों में रोजगार है, अतः स्त्रियों का क्या है, नगरों की तरफ प्रस्थान है। पुरुष इसलिए नहीं जाते हैं, जाते तो हैं इतने नहीं जाते हैं क्योंकि जो वहाँ कृषि है वो भी बहुत बड़े स्तर पर है, विकसित है, और वो सब काम पुरुष करते हैं, इसलिए पुरुष गांव में ही ज्यादा रहते हैं। लेकिन जो गांव की या ग्रामीण जो महिलाएं या स्त्रियां हैं वो रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आती हैं, इसलिए पश्चिमी देशों में स्त्रियों की संख्या नगरों में ज्यादा है जबकि ग्रामों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री कम है, पुरुष ज्यादा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में स्त्रियां ज्यादा है और पुरुष कम है। ये बात होगी हम किसकी, विकसित देशों की, जैसे मैंने बता दिया यूएसए, कनाडा और अपने यूरोपीय देश। इसके विपरीत एशिया में जस्ट उल्टा है, जहां पर पश्चिमी देशों में स्त्रियां कम और पुरुष ज्यादा हैं, वहीं एशियाई देशों में स्त्रियां ज्यादा हैं और पुरुष कम है, कहां पर, ग्रामीण क्षेत्रों में। उसी प्रकार से पश्चिमी देशों की बात करें तो पश्चिमी देशों के जो शहरों में स्त्रियां ज्यादा हैं और पुरुष कम है, लेकिन एशियाई देशों में पुरुष ज्यादा हैं और स्त्रियां कम है। तो पश्चिमी देशों से जस्ट विपरीत है अपने एशियाई देशों का ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन। कारण यहाँ पे हमसे पूछेंगे कारण क्या है, तो कारण क्या है, एशियाई देश जैसे कि नेपाल, भारत और पाकिस्तान है, वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि कार्य होता है उसमें महिलाओं की जो सहभागिता है वो बहुत ज्यादा होती है। महिलाएं अधिकतर कार्य करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि से संबंधित जो भी है या पशुपालन से संबंधित है या प्राथमिक अन्य प्राथमिक क्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता ज्यादा है एशियाई देशों में। इसलिए महिलाएं ग्रामीण में ही रहती है और साथ में वे गांव से शहर की तरफ प्रस्थान भी कमी करती है। क्यों? पहला, नगरों में रहन सहन की कमी, वहां उच्च लागत या महिलाओं की सुरक्षा की कमी, नगरों में छोटे छोटे घर, जगह भी ना होना, इसकी वजह से महिलाएं गांव में ही रहती है और वे कृषि कार्यों में ही संलग्न रहती हैं। इसलिए एशियाई देशों में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें।
जबकि नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो एशियाई जो देश हैं, जो नेपाल, भारत, पाकिस्तान, वहां पर हम जानते हैं, जैसा कि हम खुद एशियाई देशों में हैं, रोजगार की तलाश में जो पुरुष है वो गांव को त्याग कर ग्रामीण की तरफ, नगरों की तरफ प्रस्थान करता है। इस वजह से शहरों में जो पुरुषों की संख्या क्या है वो ज्यादा हो गई है, जबकि नगरों में पुरुषों की संख्या कम हो गई है, जिसकी वजह से जो लिंगानुपात है वो बिल्कुल गड़बड़ा गया है। गांव का लिंगानुपात भी गड़बड़ा गया है, जबकि शहरों का लिंगानुपात भी गड़बड़ा गया है। तो रोजगार के लिए जो पुरुष हैं वो नगरों की तरफ प्रवास करते हैं, जिसकी वजह से पुरुष की संख्या शहरों में ज्यादा हो जाती है और स्त्रियों की संख्या कम हो जाती है। बात आ रही है कि स्त्रियां क्यों नहीं करती हैं पुरुषों के साथ, जैसे कि पुरुष रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं तो स्त्रियां क्यों नहीं। तो नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी, स्त्रियों के लिए जो रोजगार के अवसरों की कमी अब तो फिर भी है, लेकिन पहले काफी कम थे। साथ में सुरक्षा की कमी की वजह से महिलाएं, स्त्रियां या महिलाएं गांव से नगरों की तरफ प्रस्थान नहीं करती है, प्रवास नहीं करती है, जिसकी वजह से गांव में महिलाओं की संख्या ज्यादा रह जाती है और शहरों में महिलाओं की संख्या कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ग्रामीण और नगरीय संगठन क्या है और ग्रामीण और नगरीय लिंग संगठन क्या है। पश्चिमी देश और एशियाई देशों में कहाँ पर पुरुष और कहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज्यादा है, और ग्रामीण क्षेत्र किसे कहते हैं और नगरीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।